हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग समझते हैं कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, किसी वस्तु की गति के कारण, है ना, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु गति में होती है ना, तो उस समय जो उस ऑब्जेक्ट में या कह सकते हो उस वस्तु में जो ऊर्जा होती है या कह सकते हो यह ऊर्जा संचित होती है, तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्लियर ना? गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र भी होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सिंबल होता है के बराबर सूत्र होता है हाफ mv²। के होता है गतिज ऊर्जा, m होता है उस वस्तु का द्रव्यमान जो कि गति में है, और v होता है उसका वेग। ठीक है ना? तो ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का हम लोग यहां पर करेंगे निगमन कि के बराबर हाफ mv² आता कैसे, इसे हम सिद्ध करेंगे कि के बराबर होता है कि नहीं होता। इसके लिए अब सिद्ध करना है तो कुछ ना कुछ चीजें हमें माननी पड़ेंगी। क्या मानेंगे? कि कोई वस्तु है जो कि स्मॉल m द्रव्यमान की है, विरामावस्था में है ना। इसके लिए एक छोटा सा हम लोग फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं एक सरफेस है, मतलब सतह है। सतह में एक वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m। इस पर हमने एक फोर्स लगाया, एक बल लगाया जो कि था F। और जैसे आपने इस पर बल लगाया ना, विरामावस्था में थी, और विरामावस्था के केस में U का मान क्या होता है? 0 होता है। जैसे आपने इस पर बल लगाया तो ये विस्थापित हो गई। कितना विस्थापित हो गई? S विस्थापित हो गई, और विस्थापित होके यहां तक आ गई, मतलब इस जगह तक आ गई। ठीक है ना? अब इसका वेग कितना हो गया? v हो गया। द्रव्यमान इसका वही होगा, लेकिन वेग में परिवर्तन हो जाएगा। वेग कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। तो इसी बात को यहां पर बताया गया है कि माना m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि विरामावस्था में है। वस्तु पर F बल लगाकर उसे बल की दिशा में ds विस्थापित कर दिया जाता है। हमने यहां पर वस्तु को पहले थोड़ा सा विस्थापित किया है, क्योंकि यहां पर जो हम लोग तरीका लगाने वाले हैं ना, वो लगाएंगे हम लोग समाकलन विधि से। इसको जो लोग सिद्ध करेंगे वो किस तरीके से? समाकलन विधि द्वारा सिद्ध करेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले उस वस्तु को थोड़ा सा विस्थापित करना पड़ेगा। अब थोड़ा विस्थापित करना है तो आगे आपको लगाना पड़ेगा d। तो ds का मतलब होता है थोड़ा सा विस्थापन। तो आपने F बल लगाकर बल की दिशा में ds विस्थापित कर दिया। अब आपने क्या किया? यहां पे बल लगाया और बल की दिशा में विस्थापित किया। तो ऐसे केस में यहां पर थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। क्लियर ना? अतः ds विस्थापित करने में किया गया कार्य, और यहां पर जो कार्य हमें मिलेगा वो छोटा कार्य मिलेगा, मतलब थोड़ा काम मिलेगा। तो पहले हम लोग करेंगे थोड़ा काम। थोड़े काम का सूत्र क्या होगा? या कह सकते हो काम का सूत्र क्या होता है? कार्य भी आप बोल सकते हो। तो थोड़े से काम के लिए आप कह सकते हो dw। d लगा दिया ना, थोड़ा काम हो जाएगा। ये कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, मतलब वेक्टर F डॉट वेक्टर ds। डॉट हटता है तो क्या लग जाता है? कॉस लग जाता है, तो हो जाएगा F ds cos थीटा। क्लियर ना? अच्छा, यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू हमने आपको बताई ना, थीटा कितना है? 0 है। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो dw बराबर क्या हो जाएगा? F ds। cos थीटा का यहां पर कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि हमने F बल लगाकर बल की दिशा में उसे विस्थापित किया उस वस्तु को, इसलिए थीटा बराबर 0 होगा। तो dw बराबर निकल आया F ds। लेकिन ये जो हमने वर्क निकाला ना, वो थोड़े से टाइम के लिए है। मतलब आपने थोड़ा विस्थापन किया है, आपको पूरा विस्थापन करें, मतलब वस्तु को आपको यहां से पूरा यहां तक ले जाना है, उसे S विस्थापित करना है। तो हम करेंगे इसका समाकलन। तो यहां पर लिखेंगे तो कुल कार्य के लिए हम इसका कर देंगे समाकलन। तो इसका समाकलन हो जाएगा तो हो जाएगा W, और इधर का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा F ds। ठीक है ना? अच्छा, लिमिट क्या लगेगी? तो पहले वेलोसिटी कितनी थी? वेग कितना था? 0। बाद में कितना हो गया? v हो गया।
तो 0 से V, ठीक है ना। W बराबर, इसका भी हम लोग समाकलन नहीं करेंगे, पहले हम लोग एक काम करेंगे कि F टूटेगा भी, F टूटेगा M और A में, तो यहां पर हो जाएगा MA, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो टूटेगा, और यहां पर हो जाएगा DS, ठीक है ना। फिर देखिए W बराबर, अब भी समाकलन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी और तोड़ना है इसको। अब यहां पर टूटेगा त्वरण, त्वरण टूटे किसमें, वेग बटे समय में, तो इसका सूत्र होता है dV अपॉन dt, और बगल में चल रहा है ds। थोड़ा सा यहां पर हम लोग फोकस करेंगे तो m का समाकलन तो होता नहीं, तो m बाहर आ जाएगा, 0 से v हो गया। अब ds अपॉन dt, ds अपॉन dt यहां पर क्या हो जाएगा सर, विस्थापन बटे समय बराबर क्या होता है, वेग होता है ना, तो यहां पर हो जाएगा v, और dv हमारे पास बचा हुआ था, ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कभी आपसे कह दिया जाए कि v dv का समाकलन करिए तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। कभी आपसे कह दिया जाए x dx का समाकलन कीजिए तो हो जाता है x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग v dv करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट 0 से v है ना, लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो लिमिट यहाँ पर हो जाएगा w बराबर क्या हो जाएगा, m, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा v, तो v के जगह में v रखेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और जब इसकी वैल्यू मतलब v की जगह में 0 रखेंगे तो पूरा मिलेगा हमें 0, तो w बराबर हो जाएगा m, और इसको सही से लिखें भाई, 0 कोई मतलब तो होगा नहीं, तो इसको लिखा जा सकता है हाफ mv स्क्वायर। अब जो भी किया गया कार्य होगा, आपने इसको विस्थापित करने में जो भी आपने कार्य किया ना, ये पूरा कार्य संचित हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो किया गया जो कार्य होगा वो किसमें, आप लोग हिंदी यहां पर लिख लीजिएगा कि किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये थ्योरी यहां पर लिख लेंगे, तो K बराबर W बराबर कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूफ करना था, तो बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना था कि K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तरीका आपका पहले जैसा ही है, कोई इसमें दिक्कत वाला नहीं है, बस आपको यहां पर थोड़ा फोकस करना था कि थोड़ा काम करेंगे थोड़ा विस्थापन होगा। अब इसको बड़ा करना है तो इसको हमें समाकलन करना पड़ेगा, जैसे समाकलन करोगे तो फाइनली K बराबर निकल आएगा हाफ mv स्क्वायर। यही सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, है ना। और ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गतिज ऊर्जा होती क्या है। वस्तु जब गति में होती है तो गतिज ऊर्जा उसमें होती है, और जब कोई वस्तु रखी होती है पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर, है ना, तो वहां पर जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज की वीडियो में फिर इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ बच्चों, यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और यदि चैनल पर आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं आपको किसी बेहतरीन डेरिवेशन के साथ में।